हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 6th यूनिट कंप्लीट किया था, आई लव यू टीचर। आज हम उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जैसा हर बार होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में से उसको हम रीड करके उसमें से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वर हेलन्स पेरेंट्स वरिड। इसका मतलब है हेलन के पेरेंट्स चिंतित क्यों थे। इसका वाई आ गया, इसका मतलब है इसमें हमको कारण बताना है, क्यों। तो क्यों का आंसर जब हम देते हैं तो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, मतलब बिकॉज आना चाहिए। हेलन्स पेरेंट्स वर वरिड because since she was deaf she did not learn to speak। देखो इसमें दे रखा है फर्स्ट वाली लाइन में, since she was deaf she did not learn to speak so her parents were extremely worried। इसका मतलब है क्योंकि वो बहरी थी इसीलिए वो बोलना नहीं सीख पा रही थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स चिंतित थे। इसीलिए यहाँ पे दिया है, हम देंगे कि उसके पेरेंट्स चिंतित थे क्योंकि वो बहरी थी तो वो बोलना नहीं सीख पा रही थी। हमको उसी में से ही आंसर ढूंढने हैं। सेकेंड, व्हाट वॉज मिस सुलिवान। मिस सुलिवान यहाँ पे वैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम किस सेंस में लेंगे। जैसे आपके पापा के लिए आपसे पूछना है कि आपके पापा क्या करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर फादर, है ना। तो हमेशा किसी पोस्ट को के बारे में जानना है कि वो पर्सन क्या करते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, किससे पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट से। व्हाट वॉज मिस सुलिवान, इसका मतलब मिस सुलिवान कौन थी। मिस सुलिवान वॉज अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। देखो दे रखा है, देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। तो ये जो मिस टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड वो किससे जुड़ा हुआ है, मिस सुलिवान ने। दे किसके लिए आया, हेलन के पेरेंट्स के लिए, कि कुछ समय के बाद उनको मिस सुलिवान मिली जो कि डेफ और ब्लाइंड के लिए की टीचर थी। समझ गए। नेक्स्ट जो आता है एक्सट्रैक्ट, उसका क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस सुलिवान गिव हेलन। मिस सुलिवान ने हेलन को क्या दिया। व्हाट डिड, दो क्वेश्चन हैं इसमें शॉर्ट। व्हाट डिड हेलन डू विथ इट। अब इसका आंसर हमें ऊपर से ढूंढना है। मिस सुलिवान गेव अ डॉल टू हेलन। ये तो हुआ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कि मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी और हेलन ने उसके साथ क्या किया, हेलन प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल। वो थोड़ी देर के लिए उससे क्या की, खेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर हेलन। हेलन के लिए कौन सा एक उत्तेजित करने वाला अनुभव था। व्हेन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन हेलन्स पाम इट वॉज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर हर। जब मिस सुलिवान ने उसको सिखाने के लिए उसकी हथेली पर फिंगर मूवमेंट्स माना अंगुली से उसने जो कुछ गतिविधियां की वो उसके लिए उत्तेजित करने वाला अनुभव था। किसके लिए, देखो दे रखा है सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में, देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो ये मेरे लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, ये खुद ने बोला है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज हेलन थ्रिल्ड। हेलन थ्रिल्ड माना ऐसे खुशी से चौंकना, तो वो खुशी से क्यों ऐसे चौंकी थी। हेलन वॉज थ्रिल्ड बिकॉज, फिर से वाई है तो आंसर बिकॉज से ही आएगा। हेलन वॉज थ्रिल्ड बिकॉज शी सक्सीडेड इन करेक्टली इमिटेटिंग द फिंगर मूवमेंट्स ऑफ मिस सुलिवान। वो इसीलिए थ्रिल हुई थी कि उसने मिस सुलिवान के फिंगर मूवमेंट्स की नकल करना शुरू की थी और उसमें वो क्या हो गई थी, सक्सीड हो गई थी। देखो, व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन डूइंग दैट करेक्टली, आई वॉज थ्रिल्ड। सॉरी।
नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट सुलेमान लर्नड। पहला शब्द कौन सा था जो मिस सुलेमान ने सीखा था। द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्नड वॉज डॉल। इसका मतलब है कि पहला जो उसने जब मिस सुलेमान ने उसको डॉल दी थी, जब वो थोड़ी देर उसके साथ खेली थी, उसके बाद उसने उसकी दूसरी एक हथेली में डॉल पकड़ा दी और दूसरी हथेली में उसकी डॉल की स्पेलिंग लिखी थी। तो ये पहला शब्द हेलन सीखी थी। उसके बाद थर्ड जो है एक्सट्रैक्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर सडनली डू। अचानक से टीचर ने क्या किया। सडनली माई टीचर, देखो फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप। अब इसने तो वो खुद बता रही है हेलन, तो इसलिए कह रही है माई टीचर पुट माई हैंड। अब हम चेंज करेंगे इसको, कैसे, सडनली द टीचर पुट हेलन्स हैंड अंडर द वाटर टैप। इसका मतलब है अचानक से टीचर ने हेलन का हाथ एक खुले नल के, जिसमें से पानी बह रहा था, उस खुले नल के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि वो जो बह रहा था वो उसका नाम उसकी टीचर उसको बताना चाहती थी, सिखाना चाहती थी। और दूसरी तरफ उस हथेली में उसने क्या किया, व्हाट डिड द टीचर डू ऑन हेलन्स पाम। एज द कूल फ्लो ऑफ द वाटर ran over one hand, the teacher spelt water on Helen's other palm. जब ठंडा ठंडा पानी उसके हाथ के ऊपर बहने लगा, टीचर ने उसकी दूसरी हथेली में वाटर शब्द की स्पेलिंग लिख दी। तो वो समझ गई, उसको पता चल गया कि जो मेरे हाथ पर गिर रहा है उसका नाम, उसको ये कहते हैं वाटर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अवेकन्ड हेलन्स सोल। हेलन की सोल कैसे जाग उठी। सोल माना आत्मा, कैसे जागृत हुई। टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेलिंग देयर नेम्स ऑन द पाम अवेकन्ड हेलन्स सोल। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टच करते हुए एंड स्पेलिंग देयर नेम्स, और उनकी ऑब्जेक्ट्स को भी टच करती हुई और उनकी स्पेलिंग के बारे में जानकर हेलन की आत्मा जाग उठी कि इस दुनिया में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनका कुछ न कुछ नाम है। और इस तरह से वो पूरी दुनिया के बहुत सारी चीज़ों के नाम जानकर वो पूरी दुनिया से जुड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज हेलन कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। हेलन किस तरह से वर्ल्ड से, मतलब विश्व से जुड़ सकी। तो हम अभी मैंने आपको बताया हेलन वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू वर्ड्स। इसका मतलब है हेलन जो है वो वर्ड्स के थ्रू वर्ल्ड से जुड़ सकी, है ना। ये देखो पूरा सबके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। लास्ट है आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स, दे रखा है लास्ट लाइन। तो ये आपको बस थोड़ा सा एक बार दो बार फिर से, पूरा लेसन आपका पढ़ा हुआ है तो एक दो बार आप इस पैराग्राफ को वापस से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा कहीं चेंजेस करने होते हैं तो वो भी आपको आ जाएगा जैसे जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हम हर चैप्टर में ये 3 एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और बाकी के जो हैं अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से उनके आंसर्स देने हैं। तो इसमें जो बाकी के एक्सट्रैक्ट हैं टोटल 12 हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 54 पर, वो है राइट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इसका फर्स्ट सेंटेंस है हेलन केलर वॉज म्यूट एंड डेफ। हेलन केलर जो थी, म्यूट का मतलब शांत थी। जैसे कई बार हम अपनी मोबाइल की आवाज़ को, टीवी की आवाज़ को क्या कर देते हैं, म्यूट। मशीन चलते रहते हैं लेकिन उसकी आवाज़ खाली बंद हो जाती है। तो
वो इसका मतलब क्या हुआ, गूंगी। ऐसा लगता है ना अपन को टीवी में सीन देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन वो म्यूट नहीं थी, वो क्या थी, डेफ थी, बोल सकती थी वो, लेकिन अभी वो बोलना सीखी नहीं थी, गूंगी नहीं थी वो। हेलन केलर वॉज, म्यूट की जगह क्या हो जाएगा, ब्लाइंड एंड डेफ, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, मिस सुलेवन वॉज अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। ये सेंटेंस ट्रू है कि मिस सुलेवन जो है वो टीचर थी डेफ और ब्लाइंड की, मतलब जो हेलन केलर थी वो डेफ और ब्लाइंड ही थी, उनको पढ़ाने के लिए वो परफेक्ट टीचर थी। थर्ड, द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्नड वाज वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। वाटर नहीं था, क्या था, डॉल। क्लियर। फोर्थ सेंटेंस है, मिस सुलेवन सेटिस्फाइड हेलन्स क्यूरियोसिटी। इसका मतलब है मिस सुलेवन ने हेलन की उत्सुकता जो थी उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, उसको शांत किया। तो ये सही है। जो भी क्वेश्चन पूछती थी हेलन, मिस सुलेवन उसका जवाब देके उसको संतुष्ट करती थी। ये क्या हुआ, ट्रू। नेक्स्ट है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन फिंगर मूवमेंट्स, है ना। जो सेकेंड स्टेज है सीखने की वो फिंगर मूवमेंट्स पे आधारित थी। ये फर्स्ट स्टेज थी फिंगर मूवमेंट वाली। डॉल सिखाया था, वाटर सिखाया था और वर्ड्स से उनको जोड़ा था, तो ये फर्स्ट स्टेज थी। और सेकेंड स्टेज क्या थी, वाइब्रेशंस, गले में जो वाइब्रेशंस हो रही थी उनको टच करके, और लिप्स को प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उसके लिप्स को टच करके उसको पहचानना था कि कैसे बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। सिक्स्थ है, एट द रेडक्लिफ कॉलेज लेक्चर्स वर स्पेल्ड इनटू हेलन्स पाम। रेडक्लिफ कॉलेज में हेलन के हथेली पर लेक्चर्स लिखे जाते थे। ये है ट्रू। सेवेंथ है, हेलन केलर कुड नॉट कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। हेलन केलर अपनी ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ये गलत है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो पहली इंसान थी कि जिसने अंधी और बहरी होने के बावजूद भी उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की थी। ये आया है लेसन में, हमने पढ़ा भी है, तो ये फॉल्स है। लास्ट सेंटेंस है, मिस सुलेवन सैक्रिफाइस्ड हर आई साइट फॉर हेलन। मिस सुलेवन ने अपनी आंखों की रोशनी हेलन के लिए गंवा दी, मतलब उस अपनी आंखों की रोशनी का बलिदान दे दिया। ये सेंटेंस भी ट्रू है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दे रखे हैं ऊपर, उनमें से ही हमको सिलेक्ट करके और ब्लैंक्स में भरने हैं। तो पहले जब तक हमको ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं मालूम होंगे, अर्थ नहीं पता होगा, तब तक हमारे लिए भरना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारी वोकेबलरी, हमारा शब्द ज्ञान, उसको अच्छा करने के लिए हमको बार बार रीडिंग करनी चाहिए, बार बार उन वर्ड्स के मतलब समझने चाहिए, तो ही हम ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। फर्स्ट है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड माना घोषणा करना। ईगर उत्सुक, थ्रिल्ड माना उत्तेजित होना। रिजल्ट परिणाम। द स्टूडेंट्स वर डैश टू नो देयर मार्क्स। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स जानने की क्या थी, उत्सुकता। तो उत्सुकता के लिए क्या आएगा वर्ड, ईगर। व्हेन द टीचर डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स, जब टीचर ने रिजल्ट डिक्लेयर किए, घोषणा की, दे वर थ्रिल्ड, वो खुशी से चौंक उठे सारे। कैसे, क्योंकि ऑल हैड पास्ड विद गुड मार्क्स, क्योंकि सब के सब अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। मतलब कई बच्चों को उम्मीद नहीं थी पास होने की, वो भी पास हो गए, तो वो खुशी से क्या हो गए, उछल गए। इसीलिए उस वर्ड के लिए क्या यूज होता है, थ्रिल्ड। नेक्स्ट है इमोशनली माना भावनात्मक रूप से। सोल आत्मा। मिजरी दुख। अवेकंड का मतलब जागृत करना। द लेक्चर ऑफ द सेंट अवेकंड माई सोल। द लेक्चर ऑफ द सेंट, सेंट का मतलब होता है संत के भाषण से मेरी आत्मा जाग उठी। संत ने एक ऐसा भाषण दिया, ऐसा हमको समझाया कि मेरी आत्मा जागृत हो गई। आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस एंड मिजरी आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। और उसके भाषण से, उसके प्रवचन से मुझे ये समझ में आ गया कि दुख और खुशी जो है दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है।
मतलब हर समय खुशी भी नहीं रह सकती, हर समय दुख भी नहीं रह सकता। तो ये दोनों ही, कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी आता है, तो ये दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वन हैज़ टू बी इमोशनली स्ट्रांग टू बी बैलेंस्ड इन हैप्पीनेस एंड ओवरकम सॉरो। किसी भी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से क्या हो, अंदर से भावनात्मक रूप से माना मन से, दिल से क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कि वो अगर बहुत ज़्यादा कभी खुशी आती है तो उसमें भी संतुलन बनाए रखे, और जब कभी हमारे ऊपर दुख आता है तो उस दुख को भी झेल कर, संतुलित रहकर हम उस दुख को भी पार कर लें, दुख की उस घड़ी को भी पार कर लें, तो हमारे को मन से, दिल से, सब तरह से क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूड, डिस्टर्ब्ड, अटर और कम्युनिकेशन। कंटिन्यूड माना जारी रखना, चालू रखना, डिस्टर्ब्ड परेशान करना, अटर माना कहना, कम्युनिकेशन बातचीत। दाव पंकज भाई वॉज एंग्री, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। हालांकि, दाव का मतलब क्या होता है, यद्यपि, हालांकि पंकज भाई जो थे वो बहुत गुस्से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अटर माना कहा। ही continued to do his work as if nothing had happened. उन्होंने अपना काम इस तरह से करना चालू रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। There was no communication between him and his son. उनके बेटे और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कम्युनिकेशन माना बातचीत। His wife was quite disturbed by all this. और जब उनके बेटे और उनके बीच में कोई बात नहीं हो रही थी तो पत्नी जो थी वो देखकर इस बात से परेशान थी कि ये सब नॉर्मल वातावरण में क्या होता है, टेंशन आ जाता है। तो वाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी कि ये सब कैसे नॉर्मल होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, सीरियसली नेग्लेक्टेड प्रोग्रेस और एक्सट्रीमली। सीरियसली माना गंभीरता से, नेग्लेक्टेड उपेक्षित, प्रोग्रेस प्रगति, एक्सट्रीमली माना बहुत ज़्यादा। किरण's पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हिज प्रोग्रेस इन स्कूल। किरण के जो पेरेंट्स थे वो स्कूल में उसकी प्रगति को लेकर कि वो कितना इम्प्रूव कर रही है, उसकी पढ़ाई और कैसे अच्छी होगी, इसके बारे में उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बना बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही वॉज नॉट टेकिंग हिज स्टडी सीरियसली। क्यों? क्योंकि वो किरण जो लड़का था वो पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा था, मतलब सीरियसली नहीं ले रहा था, मतलब लाइटली ले रहा था। ही नेग्लेक्टेड हिज हेल्थ टू, और साथ में वो अपनी हेल्थ की भी, अपने स्वास्थ्य की भी उपेक्षा कर रहा था, मतलब स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। फिफ्थ है एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। एबिलिटीज माना काबिलियत, अपॉर्चुनिटी अवसर, सपोर्ट माना साथ देना, सहारा देना, कॉन्फिडेंस विश्वास। मैनी चिल्ड्रन इन विलेजेस डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। कई बच्चे जो हैं गाँव में उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। दे डू नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड और टीचर्स टू। उनको गांव में न अपने पेरेंट्स का न अपने टीचर का सपोर्ट मिलता है कि वो आगे बढ़ सके। टीचर्स भी उनको इतना साथ नहीं देते और न ही पेरेंट्स देते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर एबिलिटीज दे लैक कॉन्फिडेंस। हालांकि उन बच्चों में काबिलियत होती है लेकिन उनका उस काबिलियत को वो यूज़ नहीं कर पाते। उनमें जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको वो यूज़ करेंगे तो वो बाहर आएगी, तो पता चलेगा कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं। तो वो जब उनमें एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपने आप में आत्मविश्वास की कमी होती है। नेक्स्ट है आई साइट क्लियरली, रिमेंबर और बेयरली। आई साइट का आंखों की रोशनी, क्लियरली माना स्पष्ट रूप से, रिमेंबर याद रखना, बेयरली माना बेयरली का मतलब है कि अभी सेंटेंस में आएगा तो मैं बताती हूँ। ग्रैंडफादर इज सो दैट ही कैन बेयरली वॉक। सो वीक आना चाहिए यहाँ पे कुछ वर्ड कि ग्रैंडफादर जो हैं
वो इतने कमज़ोर हैं कि वो बड़ी मुश्किल से, बेयरली मीन्स मुश्किल से चल पाते हैं। हाँ, बेयरली का मतलब हो गया मुश्किल से। ही डज नॉट रिमेंबर ही डज नॉट रिमेंबर मैनी थिंग्स, उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बट हिज आई साइट इज़ गुड, आई साइट इज़ गुड मतलब उनको मेमोरी उनकी वीक है, वो कमज़ोर हैं, चल नहीं पाते और उनकी मेमोरी वीक है, उनको याद नहीं रहती, लेकिन उनकी आई साइट बहुत अच्छी है, उनकी आंखों की रोशनी अभी बहुत अच्छी है। ही कैन सी क्वाइट क्लियरली, वो अभी तक स्पष्ट रूप से सब साफ साफ देख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड माना प्रदान करना, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, स्टेज माना, स्टेज का मतलब हर स्तर पर, हर स्थिति में, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, दो वर्ड आ गए। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब है पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों की क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करना चाहिए, बच्चों की उत्सुकता को। अगर बच्चे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ उनके मन में जिज्ञासा है जानने की, तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज माना हर स्तर पर, हर स्तर पर माना जब वो किसी भी उम्र में हों, छोटे हों बड़े हों, ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, जब उनकी लर्निंग प्रोसेस चल रही हो, लर्निंग प्रोसेस चल रही हो माना जब वो उनकी सीखने की उम्र हो, तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा होती है और वो सवाल पूछते हैं, तो उनके पेरेंट्स और टीचर्स को उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। दे मस्ट प्रोवाइड देम विथ ऑल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड देम। और दे किसके लिए आया, पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए। पेरेंट्स और टीचर्स को उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए कि उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें से वो एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करें माना सर्च करें, नए नए अवसर ढूंढें कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या, उसके आधार पे हम सर्च करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें से कौन सी नई चीज़ हमको पता चल सकती है, इसमें से कौन सा हमको नॉलेज मिल सकता है, वो एक्सप्लोर करें। तो वो पेरेंट्स और टीचर्स उनको अवसर प्रदान करेंगे तो ही वो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट्स यूजिंग द गिवन क्वेश्चंस और पॉइंट्स। कुछ क्वेश्चंस जैसा दे रखा है और यहाँ पॉइंट्स समझ लो उनको, तो उनके आधार पे हमको शॉर्ट नोट लिखना है। हेलन अ गिफ्टेड लर्नर, है ना, ये उसका हेडिंग है शॉर्ट नोट का कि हेलन जो थी वो एक गिफ्टेड लर्नर थी। गिफ्टेड माना गॉड गिफ्ट उसको मिली थी कि वो सीख सके, वो अच्छी सीखने वाली लड़की थी। डेफ एंड ब्लाइंड, लेकिन वो क्या थी, हमने लेसन में पढ़ाई है कि वो डेफ और ब्लाइंड थी, वो बात नहीं कर पाती थी, है ना। मिस सुलेवन जो थी वो ऐसी टीचर थी जो डेफ और ब्लाइंड को ही पढ़ाती थी। फिर उन्होंने हेलन को कैसे सिखाया वो हम लिखेंगे, थोड़ा एक दो लाइन और ऐड करेंगे। पहले उसको उन्होंने डॉल दी हाथ में और दूसरी हथेली पर उसकी स्पेलिंग लिखी। स्पेल थ्रू फिंगर मूवमेंट्स, फिंगर मूवमेंट से उसको वर्ड्स सिखाए। फिर ऐसे करके उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टच करके और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेलिंग होती है वो उसके हाथ में लिखी। फिर जो सेकेंड स्टेज थी वो क्या थी, स्पीक थ्रू मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन द थ्रोट। सेकेंड स्टेज जो थी सीखने की वो थी कि लिप्स को टच करके और गले के वाइब्रेशन को टच करके उसको सीखना था। और उसके माध्यम से वो रीड एंड राइट पोएम्स एंड स्टोरीज, उसके माध्यम से वो इतना वो सीख गई कि वो बहुत सारी क्या करती थी, पढ़ना और लिखना सीख गई थी और उसने बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज लिखी। फिर बड़ी होके उसने रेड क्लिफ कॉलेज में जब उसने स्कूलिंग पूरा किया तो रेड क्लिफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे भी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी। देखो इसमें आ गया फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट। वो एक ऐसी पहली डेफ और ब्लाइंड लड़की थी जो कि ग्रेजुएशन पूरी कर पाई, ग्रेजुएट बन पाई, स्नातक की डिग्री उसने हासिल की। तो
ये आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य सुलेमान का भी है, उसके लिए भी आपने पूरे लेसन में क्या जाना, वंडरफुल टीचर, फिर टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड, बहुत ऐसी वंडरफुल टीचर थी कि ऐसी टीचर हमें देखने से भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जिसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उस हेलन केलर के लिए। टॉट हेलन टू स्पेल वर्ड्स विद फिंगर मूवमेंट्स, सुलेमान ने कैसे सिखाया उसको, फिंगर मूवमेंट के माध्यम से उसको वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाई, फिर ऑब्जेक्ट्स को टच करके फिर उनकी स्पेलिंग सिखाई, उसकी सेटिस्फाइड हेलन्स क्यूरियोसिटी, हेलन की उत्सुकता को शांत किया, फिर टॉट हेलन टू स्पीक, ऐसे करके हेलन को बोलना भी सिखाया। और वो जब बोलना सीख गई तो वो कितनी खुश हुई थी, कितनी थ्रिल हुई थी कि हर चीज़ का, एक तो वो जान गई थी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ नाम है। और फिर जब बोलना सीखी तो उसने देखा कि मेरे बोलने से कैसे मैं किसी को कुछ ऑर्डर करती हूँ, किसी को बुलाती हूँ तो कैसे दौड़ के आते हैं, तो वो जो उसको खुशी मिली थी अपार थी वो। सेंस ऑफ टच, स्टडी सीम्ड मोर लाइक प्ले, उसको पढ़ना अब पढ़ाई नहीं बल्कि खेल ज़्यादा लगता था, मतलब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। टॉट टू रीड एंड राइट विद ब्रेले एज वेल एज ऑर्डनरी टाइपराइटर, और उसने ब्रेले स्क्रिप्ट से ब्रेले स्क्रिप्ट की हेल्प से ऑर्डनरी टाइपराइटर से भी और ब्रेले लिपि जो मैंने आपको बताई थी उसकी हेल्प से भी उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया। हेल्प्ड हेलन इवन व्हेन हर आईज वर वीक, मिस सुलेमान ने हेलन की हेल्प करी जब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने हेलन की हेल्प नहीं छोड़ी और वो खुद अंधी हो गई। उसने अपनी आंखें, मिस सुलेमान ने अपनी आंखें गंवा दी और वो लास्ट में बताया था कि बिकेम ब्लाइंड, मतलब उनकी भी रोशनी आंखों की पूरी तरह से चली गई। सेक्रीफाइस्ड हर आईसाइट फॉर हेलन, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी हेलन को सब कुछ सिखाने और पढ़ाने में बलिदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो है हमारा फायरवर्क्स कैसे कैसे पांचवें लेसन का कैसे आ गया, चलिए हो गया, हाँ एक सेकेंड। हाँ उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंग सेड टू मिलेनियन आई डोंट थिंक यू कैन विन द रेस, राजा ने मिलेनियन को बोला कि मैं नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि तुम रेस को नहीं जीत सकते। मिलेनियन सेड आई एम श्योर आई कैन विन, मिलेनियन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। एटलांटा सेड हाउ कैन यू बी सो श्योर ऑफ योर विक्ट्री, एटलांटा ने कहा कि तुम अपने ऊपर इतना कैसे विश्वास तुमको है कि जीत तुम्हारी ही होगी। नो मैन कैन बीट मी इन अ रेस, उसका जवाब था कि मेरे को इस रेस में कोई नहीं हरा सकता। मिलेनियन सेड आई हैव मेड अप माई माइंड एंड आई मस्ट रन, मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है मतलब मैंने पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया, डिटरमिन कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे दौड़ना है और मुझे जीतना है। अब इस राजा और मिलेनियन की जो बात हो रही है वो क्या है, डायरेक्ट। इसमें बोलने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन जैसे किंग है और मिलेनियन सेकंड पर्सन है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये थर्ड पर्सन में बदल जाता है। प्लस इसका इनडायरेक्ट का रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो व्यक्ति कह रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और जो कही गई बात है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है।
तो और इन्वर्टेड कॉमा में जो कही हुई बात है रिपोर्टेड स्पीच वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, तो उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट। तो और प्लस उसके अलावा हमको और वर्ड्स भी कुछ चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे पूछना है तो उसके लिए आस्क्ड, जवाब देना है तो रिप्लाइड, है ना, कुछ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड, अगर आश्चर्य वाली बात बोल रहा है तो सरप्राइज, ऐसे हमको और वर्ड्स भी ऐड करने पड़ते हैं। अभी जैसे इसका आंसर होगा द किंग सेड, पास्ट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो द किंग सेड टू मिलेनियन, तो क्या हो जाएगा, द किंग टोल्ड मिलेनियन दैट। देखो कॉमा भी हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, उसकी जगह आ गया दैट। और आई जो फर्स्ट पर्सन था वो किस में बदल गया, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो आदमी है तो ही, अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की है तो शी, कोई निर्जीव वस्तु है तो इट, तो वो थर्ड पर्सन बदल जाता है। इसीलिए क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, आदमी है, इसीलिए ही डिड नॉट थिंक ही कैन विन द रेस। उसके बाद है मिलेनियन रिप्लाइड, मिलेनियन ने जवाब दिया ना इस बात का, तो उसने क्या लिखेगा, जवाब साइड की जगह क्या हो गया, रिप्लाइड। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और क्या लिखेगा, और उसने देखो आई एम श्योर बोला है, आई एम श्योर माना मुझे पक्का विश्वास है, तो पक्का विश्वास के लिए हमने अपना एक और वर्ड ऐड किया इसमें, मिलेनियन रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया ना उसने, दैट ही वॉज श्योर। आई एम श्योर की जगह क्या हो गया, आई एम, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आई की जगह ही और एम की जगह वॉज, श्योर अबाउट विनिंग द रेस, है ना। उसने अपनी जीत के बारे में, रेस जीतने के बारे में उसने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया कि उसको पूरा विश्वास है कि वही जीतेगा। फिर एटलांटा ने कुछ पूछा, देखो कि तुमको कैसे विश्वास है, तो क्या हो जाएगा, एटलांटा आस्क्ड मिलेनियन हाउ कैन का क्या हो जाएगा, कुड, हाउ कुड आई की जगह ही, हाउ कुड ही बी सो श्योर ऑफ हिज विक्ट्री, योर विक्ट्री की जगह हिज विक्ट्री हो जाएगा क्योंकि ही से हिज बनता है। शी फर्दर एडेड दैट नो मैन कुड बीट हर इन अ रेस, उसने फिर से ये जवाब दिया कि मेरे को इस रेस में कोई नहीं हरा सकता है। एडेड माना उसने ये बात और जोड़ी, दैट नो मैन कुड बीट, हर नहीं आना चाहिए, नो मैन कुड बीट हिम इन अ रेस। Millennium responded that he had made up his mind and he must run. यहाँ पे could beat her in a race की जगह could beat him in a race करना। Millennium responded that he had made up his mind and he must run. Millennium ने जवाब दिया कि उसने अपना माइंड सेट कर लिया है और हिज माइंड, उसने अपना माइंड सेट कर लिया और उसे जीतना ही है। ही मस्ट विन, आई मस्ट, सॉरी ही मस्ट रन, आई मस्ट रन था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ही मस्ट रन। ऐसे ही सेकंड जो है, पैसेंजर टेक दिस हैवी बैग टू माय ऑफिस, कुली, पैसेंजर कुली से कह रहा है कि ये बैग मेरा ऑफिस तक ले चलो। सर इट विल कॉस्ट मोर, इसका बहुत मतलब इसका ज़्यादा पैसा लगेगा। पैसेंजर ने कहा डोंट वरी आई विल पे 100 रुपीज़ फॉर इट, तुम चिंता मत करो मैं तुमको इसके बैग को ऑफिस तक पहुंचाने के 100 रुपये दूंगा। तो वो कुली खुश हो गया, बोला थैंक यू सर, हाउ काइंड यू आर, आप कितने दयालु हैं। देखो इसमें जो पीछे चिन्ह लगा रखा हुआ है, एक हिंदी का जो पूर्ण विराम है और इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप, दोनों को मिलके ये चिन्ह बनता है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी मार्क कह सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कह सकते हैं। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे फेस पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं या हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। कौन से शब्द और कौन से एक्सप्रेशन, कभी खुशी का, कभी डर का, कभी आश्चर्य का, कभी दुख का,
ऐसे जब हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, भाव भाव आते हैं, और तो हम उस तरह के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे वाव बोलते हो, वाव कब बोलेंगे हम? जब हमको किसी चीज़ को देखकर खुशी होगी, है ना। सो सैड, इसका मतलब कितने दुख की बात है। तो कितने दुख की बात, कब हम कोई बुरी खबर सुनेंगे तो हम बोलेंगे सो सैड, है ना। तब भी हम इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। पैसेंजर आस्क्ड द कूली टू टेक, पैसेंजर ने कूली को कहा क्या? टू टेक दैट हैवी बैग टू हिज ऑफिस। पैसेंजर ने कूली को हैवी बैग ऑफिस तक ले जाने के लिए कहा। कूली टोल्ड द पैसेंजर, फिर कूली ने क्या कहा? सर इट विल कॉस्ट मोर, है ना। तो क्या जवाब देंगे हम? कूली टोल्ड द पैसेंजर दैट इट वुड, इट विल की जगह क्या हो जाएगा? इट वुड कॉस्ट मोर। पैसेंजर ने फिर जवाब दिया, तो पैसेंजर उसको विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, बोला ना डोंट वरी, तो डोंट वरी के लिए क्या आ जाएगा? अश्योर्ड। द पैसेंजर अश्योर्ड हिम एंड सेड ही वुड पे हिम 100 रुपीज फॉर इट, है ना। उसने क्या बोला? और विश्वास दिलाया कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुमको इसके 100 रुपये दूंगा। कूली, उसने बोला ना थैंक यू सर, हाउ काइंड यू आर, इसका मतलब सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने दयालु हैं। इसका मतलब मैं तो 50-60 रुपये ही मांग रहा था, आप तो मुझे 100 रुपये दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब कूली 100 रुपये सुनकर क्या हो गया? उसको उम्मीद से ज़्यादा मिला, इसलिए वो खुश हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? कूली वॉज प्लीज्ड एंड थैंक्ड द पैसेंजर, है ना। थैंक यू नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कूली वॉज प्लीज्ड, कूली खुश भी हुआ और उसने पैसेंजर को धन्यवाद भी दिया। एंड सैड ही वॉज वेरी काइंड, ही किसके लिए आया? पैसेंजर के लिए, है ना। यू आर है तो आर की जगह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में, और पैसेंजर के लिए ही यूज करेंगे तो ही वॉज वेरी काइंड, और एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो भी हट जाएगा। उसके बाद थर्ड है, रिचा कह रही है हाय विनीता, हाउ आर यू विनीता। रिचा पूछ रही है कि हेलो विनीता कैसी हो तुम? आई एम फाइन, ये किसने जवाब दिया? विनीता ने। थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। और फिर रिचा ने फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द दिवाली वैकेशन, तुमने दिवाली वैकेशन में क्या किया? विनीता बोल रही है वी हैड अ कैंप इन रामपुर, हमारा रामपुर में कैंप हुआ था। वी वर 30 गर्ल्स, हम 30 लड़कियां थी। अब देखो, जब रिचा विनीता को क्या कर रही है? हाय बोल रही है और पूछ रही है कैसी हो विनीता, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में नहीं आता ये, इनडायरेक्ट में। रिचा ग्रीटेड विनीता, अर्थात रिचा ने विनीता का अभिवादन किया। एंड आस्क्ड हाउ वॉज शी, है ना। और ये भी पूछा कि वो कैसी थी, है ना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब बदलती है तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। विनीता ने फिर क्या किया? जवाब दिया। तो विनीता क्या लिखेंगे? रिप्लाइड दैट शी वॉज फाइन। रिचा फर्दर आस्क्ड, फिर रिचा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए क्या हम लिखेंगे? फर्दर। फर्दर माना आगे, फिर पूछा। आस्क्ड हर अबाउट व्हाट शी डिड ड्यूरिंग द दिवाली वैकेशन, उसने क्या पूछा कि उसने दिवाली वैकेशन में क्या किया। उसने किसने? विनीता ने। फिर विनीता ने जवाब दिया, तो क्या लिखेंगे? विनीता टोल्ड हर दैट दे हैड अ कैंप इन रामपुर, उसने खुद डायरेक्ट जब रिचा को जवाब दिया तो क्या बोला था? वी हैड अ कैंप। अब हम जब चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैड अ कैंप इन रामपुर एंड दे वर, वी वर 30 गर्ल्स की जगह हो जाएगा एंड दे वर 30 गर्ल्स देयर। समझ गए? तो ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में क्या है? फादर और मोंटू बात कर रहे हैं। पहले हम इनकी डायलॉग को पढ़ लेंगे कि फादर के कौन से डायलॉग हैं और मोंटू के कौन से हैं, फिर उनमें से हम पूछे गए प्रश्नों पहले समझ लेंगे कन्वर्सेशन को, है ना। कम्युनिकेशन बोलो, कन्वर्सेशन बोलो, तो इसको हम समझ लेंगे और फिर उसमें से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देंगे। मोंटू कहता है डैडी, फादर यस मोंटू व्हाट डू यू वांट, हाँ मोंटू तुमको क्या चाहिए? तो मोंटू कहता है आई विश टू टेक योर परमिशन, मैं आपकी एक परमिशन लेना
चाहता हूँ। आवर स्कूल हैज़ प्लान्ड टूर टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारे स्कूल ने एक टूर का आयोजन किया है, प्रवास की व्यवस्था की है। कहाँ जाने की? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। फादर, सो यू वांट टू जॉइन द टूर ड्यूरिंग द दिवाली वेकेशन, बट व्हाट अबाउट द टूर फी? तो तुम उस टूर को दिवाली वेकेशन में ज्वाइन करना चाहते हो और उसकी फ़ीस कितनी है? तो मोन्टू जवाब देता है, इट इज़ 8000 पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की 8000 फीस है। इट इंक्लूड्स ट्रैवल, बोर्डिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। इस 8000 में आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा और दूसरे भी जो भी खर्चे होंगे वो सब उसमें शामिल हैं। फादर कहते हैं, वेयर विल यू स्टे? तुम लोग कहाँ रुकोगे, कहाँ? तो मोन्टू कह रहा है, आवर टूर ऑर्गेनाइजर हैज़ बुक्ड रूम इन अ होटल। हमारा जो टूर की व्यवस्था जो करने वाले हैं, हमारे टीचर कोई जो भी होंगे, उन्होंने होटल में, और उस होटल का नाम भी है क्या? एम्बेसडर होटल में उन्होंने हमारे लिए रूम बुक्स कर लिए हैं। तो फादर कह रहे हैं, हाउ विल यू गो देयर? तुम लोग वहाँ जाओगे कैसे? मोन्टू, वी विल गो बाय ट्रेन फर्स्ट एंड देन बाय अ स्टीमर। पहले तो हम ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद हम स्टीमर से जाएंगे। फादर, व्हाट अबाउट द प्लेसेस ऑफ विजिट? मतलब वहाँ जाके तुम कौन कौन से स्थानों पर घूमने वाले हो, कौन से स्थानों की सैर करने वाले हो? तो मोन्टू कह रहे हैं, वी विल विजिट द सी शोर, टेम्पल्स एंड द सेल्यूलर जेल। हम वहाँ, सी शोर माना समुद्र का किनारा, जिसको हम बीच भी कहते हैं, तो वहाँ जाकर हम बीच पर जाएंगे, मंदिर देखेंगे और वहाँ एक सेल्यूलर जेल है, वो जेल भी देखेंगे। फादर कह रहे हैं, जेल यू मीन? मतलब उनको लगा ना कि जेल कोई देखने की जगह है क्या, वहाँ जाकर ऐसा क्या देखोगे? तो मोन्टू कह रहा है, फादर, जेल, इट इज़ अ प्लेस टू सी द मार्क्स ऑफ ट्रबल्स फेस्ड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स। वो बता रहा है पापा को कि वहाँ पे ऐसे ऐसे निशान और चिन्ह बने हुए हैं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उनको जो परेशानियां हुई थी जेल में रहकर, उनके चिन्ह बने हुए हैं, जिनको देखकर हमको पता चलेगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कितनी तकलीफ़ें हुई थी। वी विल ऑल्सो विजिट द फेमस चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस। और हम वहाँ पर एक लॉर्ड ईसा मसीह जो हैं, जीसस क्राइस्ट, उनका एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है, गिरजाघर है, वो भी देखेंगे। तो फादर कह रहे हैं, ओके माय सन मोन्टू, यू टू जॉइन द टूर। ओके बेटा, तुम भी टूर ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कर सकते हो माना तुम भी जाओ, परमिशन दे दी। अब इसमें से पूछे गए, ये सारा हमको समझ में आ गया कि वो कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, फीस कितनी है, सारा। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमको देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन है, उनके आंसर हमको इसी में ही बातचीत में मिलेंगे। फॉर वॉट डज मोन्टू वॉन्ट हिज फादर्स परमिशन? मोन्टू को अपने पापा से किस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए थी? तो आंसर होगा, मोन्टू वॉन्ट्स हिज फादर्स परमिशन टू गो फॉर अ टूर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट हैज़ बीन प्लान्ड बाय हिज स्कूल। इसका मतलब है मोन्टू को अपने फादर से परमिशन चाहिए थी उस टूर में जाने की जो कि उसके स्कूल ने आयोजित किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का। प्रवास के लिए ही उसको अपने पापा से परमिशन चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेसेस विल मोन्टू विजिट? मोन्टू वहाँ जाकर कौन कौन से प्लेसेस विजिट करेगा? इसमें आया था कि वो सी शोर देखेगा, टेम्पल्स देखेगा और सेल्यूलर जेल देखेगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हम बताएंगे कि मोन्टू विल विजिट द सी शोर, टेम्पल्स एंड सेल्यूलर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल मोन्टू ट्रैवल टू रीच द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? मोन्टू जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड तक पहुंचने के लिए कैसे ट्रैवल करेगा, मतलब कैसे जाएंगे? फर्स्टली दे विल ट्रैवल बाय ट्रेन एंड देन बाय स्टीमर, ये भी आया है, तो हमें आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टूर फी? टूर की फ़ी कितनी है? फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इट इंक्लूड? टूर की फीस कितनी है? द टूर फी इज़ ₹8000 पर स्टूडेंट एंड इट इंक्लूड्स ट्रैवल, बोर्डिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ गया सारा? नेक्स्ट है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स। 125 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है
और ये वर्कबुक में आपको सारा कंप्लीट करना है, जो भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको अभी करवाई हैं। और जब भी स्कूल खुलेंगे आप लेकर आएंगे तो आपकी ये नोटबुक्स बिल्कुल वर्कबुक्स नोटबुक सब कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपके पैराग्राफ राइटिंग हैं दोनों। माय नेबर्स का मतलब मेरे पड़ोसी। तो आप को एक ये जनरल टॉपिक है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, उनका नाम क्या है, उनकी फैमिली कैसी है, उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, और वो हमारे नेबर हैं तो हमारा आपस में रिलेशन कैसा है। बहुत कॉमन टॉपिक है, आपने ये पहले भी इससे पहले भी किया होगा। 10th के हिसाब से तो बहुत कॉमन और छोटा टॉपिक है ना। तो देखो नेम बताना है, कौन रहते हैं मिस्टर एंड मिसेस करके, फैमिली मेम्बर्स कितने जने हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, स्पेंड फ्री टाइम टुगेदर, हम साथ में समय बिताते हैं, फ्री टाइम जब मिलता है एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब ज़रूरत होती है, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, और हम त्यौहार भी साथ में मनाते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी हैं, ये लिखना है। और अथवा में माय स्टेट गुजरात, अर्थात मेरा राज्य गुजरात, मैं जिस राज्य में रहती हूँ वो गुजरात है, और गुजरात के किस ज़िले में रहती हूँ, उसके किस ज़िले के किस शहर में रहती हूँ। तो ये आपको वो सब नहीं लिखना, आपको अपने राज्य के बारे में बताना है कि मेरा राज्य कैसा है, उसकी कैपिटल क्या है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, उसकी स्थापना कब हुई। देखो फॉर्म्ड ऑन May 1, 1960, 1 मई 1960 में हमारे गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। ये एक डेवलप्ड स्टेट है, माना विकसित राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसका मतलब बहुत बड़े बड़े रासायनिक उद्योग हैं। फार्मास्यूटिकल माना दवाइयों से जुड़ी हुई कंपनियां भी यहाँ पर हैं। डायमंड, सूरत में जैसे देखो हीरे का काम होता है। अहमदाबाद और सूरत जो है वो कपड़े की भी हब है। कपड़ा माना कॉटन, मतलब कपड़े की मिलें हैं जहाँ पर कपड़ा बनता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखो गुजरात में आणंद शहर में अमूल डेयरी है, तो उसमें बहुत सारे कितने हज़ारों मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें तैयार होती हैं और पूरे राज्य में सप्लाई होती हैं। सॉल्ट का काम होता है यहाँ पर कंडला पोर्ट में, यहाँ पे सी है, तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें हमारे गुजरात में है। तो हमारा राज्य जो है बहुत ज़्यादा विकसित राज्य है। सॉल्ट का काम होता है, नमक के कारखाने हैं, गुड एग्रीकल्चरल ग्रोथ है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चरल का मतलब होता है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई भी, लोग यहाँ पे बहुत खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। वाटर सप्लाई, यहाँ पे पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी है, नर्मदा नदी से पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली की भी कोई परेशानी नहीं है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यहाँ पे है गुजरात में। फेमस पर्सनैलिटीज़, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, यहाँ तक कि गांधी जी का जन्म भी गुजरात में हुआ है। हमारे यहाँ के जो मुकेश भाई अंबानी, जो हमारे पूरे भारत देश के सबसे धनी और अमीर व्यक्ति हैं, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी का जन्म भी गुजरात में ही हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप बता सकते हैं कि काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो गुजरात से संबंध रखती हैं। यहाँ की संस्कृति, कल्चर कैसा है, गुजरात का गरबा बहुत प्रसिद्ध है, गुजराती बोलते हैं लोग, खाने पीने का क्या है वो सारा आप बता सकते हो। फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाते हैं, ये सारा अगर आप पॉइंट्स को टच करोगे तो आपका एक बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा माय स्टेट गुजरात। फिर है लास्ट क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन हाउ द स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। आपको राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स, इसका मतलब है कि 60 वर्ड्स में आपको क्या करनी है, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको 9th में भी करवाई गई थी कि इसको हिंदी में, गुजराती में हम कहते हैं अहवाल लेखन। अहवाल हम किसका देते हैं, किसी को, जब कोई इवेंट होती है, हमारी आंखों देखी कोई भी इवेंट कहीं पे मनाई भी जाती है, कई बार कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसकी आप शॉर्ट में एक रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट तैयार करो माना आपने क्या देखा, कैसे हुआ, ये सब आपको बताना होता है। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स डे की जो आपके स्कूल में मनाया गया उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है।
व्हेन वॉज इट हेल्ड, ये कब मनाया गया, पहले तो मेरे स्कूल का नाम क्या है, किस दिन पर ये स्पोर्ट्स डे मनाया गया, फिर शुरुआत कैसे हुई, मार्च 5 से हुई, फिर वेलकम स्पीच हुई, जो चीफ गेस्ट थे वो आए थे, उन्होंने वेलकम स्पीच, हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने वेलकम स्पीच कही, बोली, मतलब मेहमानों का स्वागत किया। फिर डिफरेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स डे था तो अलग अलग इवेंट्स हुई उस दिन पर। फिर जजेस थे, जजेस क्या होता है, जजेस को क्या बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ को जज करके और मार्किंग करते हैं। एंड रेफरीज है ना, रेफरी जो गेम के रेफरी होते हैं जो फाइनल डिसीजन देते हैं। चीफ गेस्ट, कौन कौन से आपके मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। फिर क्या हुआ जब स्पोर्ट्स डे पूरा हुआ तो जो हर इवेंट, जो इवेंट्स हुई, जो गेम्स खेले गए, उनमें जो विनर्स रहे उनको प्राइजेस दिए गए, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, और लास्ट में चीफ गेस्ट जो थे हमारे मुख्य मेहमान, उन्होंने स्पीच दी। इसका मतलब है उन्होंने ये सारा बताया होगा कि हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जब देखा कि बच्चे इतने उत्साह से स्कूल में खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो भी और ज़्यादा प्रेरित करेंगे बच्चों को ये सब करने के लिए। तो उन्होंने ऐसी स्पीच, उत्तेजित करने वाली, बच्चों को और मोटिवेट करने वाली स्पीच दी। तो ये एक क्या हुई हमारी रिपोर्ट कि हमने अपने स्कूल में इस दिन पर ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया, और कौन कौन सी इवेंट्स हुई और क्या क्या हुआ, उसको आप जब लिखेंगे तो वो आपकी क्या तैयार हो जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग। ऐसे ही ये एक स्पोर्ट्स डे की नहीं, ऐसे आपने इंडिपेंडेंस डे मनाया तो कैसे मनाया, उसमें भी आप यही सब बताओगे। अगर आपने अपने पड़ोस में किसी घर में आग लगते हुए देखी और आग लग रही है, तो आप वहाँ पे जो देख रहे हो उसी को ही आप अहवाल के रूप में लिखोगे, है ना, कि कैसे आग लगी, क्या हुआ, मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड खड़ी थी, उसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आधे 1 घंटे के बाद उसको आग पर काबू पा लिया गया, कोई किसी की जान की हानि नहीं हुई। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, रिपोर्ट राइटिंग। तो कोई भी इवेंट होती है उसकी हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब ये लेसन आपका यहाँ पे फिनिश होता है और यहीं तक हमारा सिलेबस है। इस बार अभी जो आपको बताए गए ओमिट करने हैं लेसन्स, तो 1 से 6 तक आपके ये पूरे के पूरे लेसन में से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 7वें लेसन से आपके रीड में से क्वेश्चंस नहीं होंगे, माना जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा, जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 6 लेसन के बाद जो 7, 8, 9, 10 4 लेसन है वो आपने पढ़े ही नहीं है, तो उसमें से आपको पता ही नहीं होगा उस लेसन में क्या है, तो उन 4 के भी जो ट्रू फॉल्स होंगे वो भी आपके ओमिट हो जाएंगे, उनको भी हमें छोड़ देना है। लेकिन ग्रामर पूरी की पूरी 10 लेसन की और लेखन कार्य जो है वो पूरा का पूरा 10 लेसन का आपको करना है। तो ये ध्यान रहे कि हमें ग्रामर ओमिट नहीं करनी है। तो हम अभी आगे के लेसन में जो 7th लेसन है उसका एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जो ट्रू फॉल्स में करेंगे, लेकिन वही करेंगे जो 6 लेसन में आए हैं, है ना, बाकी के जो हैं वो ओमिट कर देंगे। तो और बाकी सारी ग्रामर जो है वो आपकी जैसी है वैसी आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, उसी हिसाब से आपको अभी तैयारी करनी है, और आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो वैकेशन में आपको कंप्लीट करना है। और जैसे ही वैकेशन के बाद उम्मीद यही है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और तो आपको उसी हिसाब से आपकी सारी प्रिपरेशन रखनी है, और आपको अपनी नोटबुक्स, वर्कबुक वगैरह सब कंप्लीट, एक इंग्लिश की नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी आपको कंप्लीट करनी है। तब तक के लिए थैंक्स।